Thermoregulation is the maintenance of body temperature. बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, इसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। हर एक जानदार की ये ज़रूरत होती है कि वो अपने वजूद का अंदर का टेम्परेचर, उसकी होम्योस्टेसिस करे, उसको मेंटेन रखे। क्यों? क्योंकि हर एक जानदार के वजूद के अंदर एंजाइम्स होते हैं, उसके कुछ आर्गन्स होते हैं। ये एंजाइम्स, ये प्रोटीन, ये आर्गन अपना अपना फंक्शन जो करते हैं, तो ये एक ख़ास टेम्परेचर रेंज के लिमिट में होता है। अगर इससे टेम्परेचर ऊपर या नीचे हो गया, ये लिमिट को क्रॉस कर दिया नीचे की तरफ से या ऊपर की तरफ से, तो एंजाइम, ये प्रोटीन, ये आर्गन डिसफंक्शन हो सकते हैं, ये अपना काम छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम की मिसाल आप ले सकते हैं। एंजाइम एक खास टेम्परेचर पर काम करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एंजाइम का शक्ल वो ख़राब हो जाता है। हमको पता है कि एंजाइम काम करता है अपने शक्ल की वजह से। उसका एक खास सरफेस होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। वही एक्टिव साइट यूज़ करके वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में तब्दील कर सकता है। अब अगर इसकी शक्ल में कोई रद्द बदल आ गया, इसका एक्टिव साइट ख़राब हो गया, तो एंजाइम कार्य नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं डीनेचरिंग ऑफ द एंजाइम। और ये टेम्परेचर के बढ़ने से हो सकता है। टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो द एंजाइम विल बी डीनेचर्ड। एंजाइम डीनेचर हो गया तो काम खत्म। जिस चीज़ के लिए वो एंजाइम काम कर रहा था वही रिएक्शन अब वजूद के अंदर होगा नहीं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाएंगी या स्लो हो जाएंगी, तो वजूद या बीमार हो जाएगा, ये ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, तो टेम्परेचर को एक ख़ास लिमिट में रखना ताकि वजूद के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही है ये वैसे ही होते रहें। एंजाइम, प्रोटीन, ये सब कुछ अपना काम नहीं छोड़े। इसके लिए ज़रूरी है कि वजूद का टेम्परेचर मेंटेन रखा जाए। और वजूद का टेम्परेचर हम जिस प्रोसेस पर मेंटेन रखते हैं इसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। अब देखो, इसी बेस पर, थर्मोरेगुलेशन के बेस पर कि वजूद का टेम्परेचर मेंटेन रखा जा सकता है या नहीं, कैसे रखा जा सकता है, इसके बेस पर हम एनिमल्स के दो ग्रुप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो ग्रुप्स। एक को हम कहते हैं पायोकिलोथर्म्स, दूसरे को हम कहते हैं होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स को हम वार्म ब्लडेड भी कहते हैं, वार्म ब्लडेड, और इसको हम कूल ब्लडेड भी कहते हैं, कूल्ड ब्लडेड। अब पायोकिलोथर्म्स वो हैं जो अपने वजूद के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन खुद से नहीं रख सकता। इट्स बॉडी टेम्परेचर इज कनेक्टेड विद एक्सटर्नल टेम्परेचर। इसके वजूद का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ कनेक्टेड होता है, तो ये अपने वजूद के अंदर बॉडी टेम्परेचर को खुद से मेंटेन नहीं कर सकता। ये मेंटेन किस तरह से करेगा? बाहर के टेम्परेचर को देखकर ये ऐसे जगहों पे जाएगा, ऐसे रीजन्स में जाएगा जहां पर एक्सटर्नल टेम्परेचर इसके एंजाइम्स, इसके प्रोटीन के काम करने के मुताबिक हो। तो जब ये वहां पर हो तो एक्सटर्नल टेम्परेचर जितना होगा उतना ही इसका बॉडी टेम्परेचर होगा। तो बॉडी टेम्परेचर उतना होगा तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो गया। तो खुद से नहीं कर सकता, एक्सटर्नल टेम्परेचर के थ्रू करता है। ऐसे एनिमल्स को हम पायोकिलोथर्म्स या कूल ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। इसको हम एक्सोडर्म्स भी कहते हैं, एक्सोथर्म्स। एक्सो मतलब बाहर, टर्म मतलब टेम्परेचर। बाहर से ये टेम्परेचर लेते हैं, अपने वजूद को गर्म करने के लिए बाहर से टेम्परेचर का सहारा ये एनिमल्स लेते हैं। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल्स इसके हैं एम्फीबियंस जो हैं, एम्फीबियंस ये काम कर लेते हैं। रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं, वगैरह वगैरह। इसलिए आप देख सकते हो, तो देखो एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। फ्रॉग, मेंढक जो होता है, सर्दियों में, विंटर के सीजन में आपको फ्रॉग नहीं दिखेगा। सर्दियों के मौसम में, मौसम सरमा में मेंढक नहीं दिखेंगे, छिपकली या रेप्टाइल्स नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि ये लोग एक प्रोसेस के थ्रू उस वक्त गुजर रहे हैं जिस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइबरनेशन। खुद को ज़मीन के अंदर घुसाकर छुपा लेते हैं। 6 महीने ये ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, इसके साथ रिजर्व फूड होता है। 6 महीने बाद जब फिर से मौसम गर्मा आने लगे तो ये बाहर निकल लेते हैं। 6 महीने या 4 महीने या 4.5 या 3.5, जिस रीजन में जितना मौसम सरमा का लेंथ हो उतने ही लेंथ तक ये मेंढक ज़मीन के अंदर खुद को दफन करते हुए रखे हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइबरनेशन। ये क्यों ये करते हैं? ये इसलिए ये करते हैं कि बाहर का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कम, सर्द है,
तो वही बाहर का टेम्परेचर इनके वजूद के टेम्परेचर तक अंदर जा सकता है। तो अगर वो अंदर चला गया, तो अगर बाहर का टेम्परेचर 0 हो तो अंदर भी 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो ब्लड भी 0 हो जाएगा, ब्लड फ्रीज हो जाएगा, फिर बहेगा क्या, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा। इस तरह से एंजाइम्स, प्रोटीन वगैरह जो अंदर काम कर रहे हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए जो खास टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो नहीं है, सब का सब काम करना छोड़ देंगे। तो मेंढक बेचारा उसके पाँव ऊपर हो जाएगा, आसमान की तरफ मर जाएगा। तो इसलिए ये चिपकलियाँ, ये मेंढक, ये ज़मीन के अंदर खुद को दफना लेते हैं और हाइबरनेशन के थ्रू खुद को बचा लेते हैं। बाहर जब टेम्परेचर वापस से बढ़ जाए, मौसमी गर्मा आ जाए, अब इनको पता है कि बाहर टेम्परेचर सेट है, बाहर से टेम्परेचर हमारे वजूद तक अंदर आएगा और वो टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्म है, तो ये बाहर निकल आते हैं। इसको हम कहते हैं पायोकेल्टम्स, एक्सोथर्म्स, जो एक्सटर्नल टेम्परेचर के थ्रू खुद के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। अब ये बदमाश जो है ये खुद अपने अंदर एक अलग अपना एक महल सजाए रखे हैं। ये खुद से बाहर के टेम्परेचर से अलहदा होकर, बाहर चाहे बर्फबारी हो रही हो, बाहर चाहे आग के गोले बरस रहे हो, ये अपने वजूद के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन खुद से कर लेता है। सो दियर बॉडी टेम्परेचर दो जुमलों में लिख लेते हैं, ठीक है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर। एक्सटर्नल टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, नंबर 1। नंबर 2, कैन रेगुलेट इटसेल्फ बाय इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू ये बॉडी टेम्परेचर खुद को रेगुलेट कर सकता है। ये जानवर होम्योथर्म्स वार्म ब्लडेड, जिसका सबसे बड़ा मिसाल आप हो, मैमल्स है, और बर्ड्स भी है, जो आपके हाथ में कबूतर होते हैं वो है, मैमल्स है। ये सब होम्योथर्म्स है, वार्म ब्लडेड है। इनके वजूद का टेम्परेचर बाहर वजूद के टेम्परेचर के साथ रिलेटेड नहीं है। अब बाहर चाहे बर्फ़ बरस रहा हो, थर्मामीटर उठाकर अपने मुंह में रख लेना, बॉडी टेम्परेचर देख लेना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या 37.5 या 36.4 से लेकर 37.5 तक ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है। बाहर चाहे सख्त गर्मी हो, अगस्त का महीना, जुलाई का महीना चल रहा हो, तब भी टेम्परेचर आप थर्मामीटर के ज़रिए अपने वजूद का चेक कर सकते हो, यही होगा। तो इसका मतलब इस वजूद के अंदर जो टेम्परेचर है वो बाहर के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये वजूद खुद का टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर रहा है। अब ये खुद रेगुलेट कर रहा है, तो ये जो टेम्परेचर अंदर खुद रेगुलेट हो रहा है, ये किसके थ्रू होता है? ये कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू होता है। उसके अलावा और भी कुछ प्रोसेस है जिसके थ्रू होता है, हम अब इसके बाद पढ़ेंगे। तो उनके थ्रू ये खुद अंदर के वजूद का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकता है। और ऐसे ही जानवरों को हम होम्योथर्म्स या वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। मिसाल है मैमल्स एंड बर्ड्स। यहाँ तक हम रेगुलेशन इन ह्यूमंस, इंसानों में थर्मो रेगुलेशन, इंसान के वजूद के अंदर टेम्परेचर का रेगुलेट होना, टेम्परेचर को बरकरार रखना ताकि टेम्परेचर ऊपर नीचे चला ना जाए, इसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन का टेम्परेचर जो है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37.3, 4, 5, कोई कुछ लिखता है कोई कुछ लिखता है, सब ठीक है, ठीक है। 36.4 से लेकर 37.5 कर लेते हैं, यहाँ पर 5 ज़्यादा ठीक रहेगा। 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसके बीचों बीच अगर टेम्परेचर हो तो वो टेम्परेचर नॉर्मल है। इससे 36.4 से अगर टेम्परेचर कम हो जाए, 37.5 से अगर ज़्यादा हो जाए, तब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होगा। तो ये नॉर्मल बॉडी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर रहकर इंसान के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रही है, मुख्तलिफ हार्मोन्स जो अपना अपना काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ आर्गन्स अपना काम कर रहे हैं, ये सब कुछ नॉर्मली अपना काम करते रहेंगे। ये टेम्परेचर जैसे नीचे हो जाएगा या ऊपर हो जाएगा, सब के सब उनके होश और हवास बिगड़ जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। कोई अमेरिका हमला कर रहा है, एटम बम गिर गया, जिस तरह हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा था और टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था, तो हो क्या रहा है। तो वो सब अपना काम छोड़ लेते हैं। जब वो सब अपना काम छोड़ लेते हैं तो तू भी अपना काम छोड़ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है।
अब देखो, इंसान अपने वजूद के अंदर चूंकि होम्योथर्म है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, अपने वजूद के अंदर ये टेम्परेचर को खुद से पैदा कर सकता है। अपने वजूद के अंदर खुद से टेम्परेचर पैदा करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोजेनेसिस। थर्मो टेम्परेचर, हीट पैदा करना, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट द डिग्री ऑफ द हीट, सही। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, जेनेसिस मीन क्रिएशन, तो हीट को खुद पैदा करना, टेम्परेचर को खुद से बढ़ाना, इसको हम कहते हैं थर्मोजेनेसिस, जो कि इंसान के वजूद के अंदर, बर्ड्स के वजूद के अंदर, होम्योथर्म्स के वजूद के अंदर होता है। ये भी दो किस्म के, इंसान के अंदर दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, दूसरे को हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब शिवरिंग किसे कहते हैं? ये सर्दी में जो मेसी डिक्टर आपसे बन जाता है, जबले जो डग 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 यूँ करते हैं ना, मेसी डिक्टर जो फर्गोसन मेसी डिक्टर है, उस तरह से बन जाते हो। तो इस कपकपाहट को दा रपीदल चवतम पुख्तो की वायु, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में शिवरिंग, ठीक है। तो ये शिवरिंग होता क्यों है? देखो, शिवरिंग गर्मियों में आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा। ये शिवरिंग जो है, ये कपकपाहट जो है, ये सर्दियों में होता है। सर्दियों में इसलिए होता है कि ये शिवरिंग जो है, ये हीट पैदा करता है। व्हाट इज शिवरिंग? शिवरिंग इज द फास्ट मूवमेंट ऑफ मसल्स। जब भी मसल्स को कोई मूवमेंट देता है, नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन है की होगी आपने, जब दौड़ते हो तुम, दौड़ लगाई है ना, तो दौड़ने के दौरान गर्मी क्यों आ जाती है? क्योंकि मसल्स मूवमेंट कर रहा है। जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो वजूद गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि मसल्स मूवमेंट कर रहा है। तो जब मसल्स मूवमेंट करेगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो यही अब ये दिमाग जान चुका है। तो जब बाहर सर्दी हो जाती है ज़्यादा और अंदर वजूद को हीट की ज़रूरत है, तो ये वजूद शिवरिंग के थ्रू मसल्स को कहता है कि जल्दी जल्दी से वाइब्रेशन करो, इस तरह से वाइब्रेशन करो। तो ये मसल्स जल्दी से जो वाइब्रेशन कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है, इसी मूवमेंट से हीट पैदा हो जाता है और उस वजह से वजूद में अंदर हीट पैदा हो जाता है। तो बाहर जो सर्दी है वो वजूद के अंदर नहीं आ सकती। वजूद के अंदर वही टेम्परेचर बड़े का बड़ा रह जाता है, ऊपर रह जाता है शिवरिंग के थ्रू। तो ये शिवरिंग के थ्रू जो हीट पैदा होता है, मसल्स के फास्ट मूवमेंट की वजह से जो हीट पैदा होता है, इसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब इस शिवरिंग के बगैर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिवरिंग के थ्रू थर्मोजेनेसिस होता है। इसी की वजह से यही वाहिद रीज़न है, यही वो वाहिद वजह है जिसकी वजह से हम जिंदा है, यही हीट पैदा करता है। ऐसा नहीं है, इसके अलावा और भी हैं जिसकी वजह से हीट पैदा हो सकता है। तो शिवरिंग के अलावा जो हीट पैदा करने के तरीके हमारे वजूद के अंदर अल्लाह ताला ने इंस्टॉल की हैं, उसको हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग के अलावा हीट पैदा होना। अब ये मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ मान लो सबसे आगे मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म, जब गर्मियों में ज़्यादा खुराक कर लेते हो तो गर्मी हमको क्यों लगती है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म लेवल हाई हो जाता है। जितना वजूद के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, जब सर्दियों में मौसम सरमा में सर्द दिन हो तो लोग क्यों करते हैं कि आज दिल कुछ खाने को कर रहा है, कबाब खाने को कर रहा है, मछलियाँ खाने को कर रहा है। ये खाना क्यों डिज़ायर आ जाता है? ये दिमाग आपको कहता है असल में कि खाओ, कुछ खाओ, पेट भरो, इतना पेट को आगे ले आ जाओ, ठीक है, माउंट एवरेस्ट बना लो अपने बिजली से। तो ये इसलिए कहता है ताकि जब तुम खाओ, ज़्यादा खाओ, जितना ज़्यादा खाओ उतना ज़्यादा होगा मेटाबॉलिज्म, जितना ज़्यादा होगा मेटाबॉलिज्म में हीट एज अ बाय प्रोडक्ट पैदा होता है। हीट एज अ बाय प्रोडक्ट पैदा होता है ज़्यादातर सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान इस मेटाबॉलिज्म में, कैटाबॉलिक एक्टिविटी में जो हीट पैदा हो जाता है, तो दिमाग ऑर्डर जारी कर देता है कि पकड़ लो इसको, वजूद से बाहर ना जाए, वजूद के अंदर इसकी ज़रूरत है। तो उसी हीट के ज़रिए वो हीट को बढ़ा लेता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू। बात पकड़ में आ रही है? और इसी तरह इस मेटाबॉलिज्म में ज़्यादा किरदार अदा करता है जो हार्मोन, वो है थायरॉक्सिन। देखो, जब बंदा टीनेजर होता है, लड़का होता है, उसकी उम्र मतलब 5-6 साल से लेकर 20-22 साल तक, तो उसका वजूद बहुत स्लिम होता है, उसमें फैट्स ज़्यादा नहीं होते। पता है क्यों? इसी एज के अंदर थायरॉक्सिन नामी हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होता है। जब 22-25 से एज बढ़ने लगे तो इसी थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। अब थायरॉक्सिन क्या करता है? थायरॉक्सिन खुराक को मेटाबोलाइज करके इससे एनर्जी बना लेता है।
तो उस वक्त लोग जो टीनेजर्स होते हैं, लड़के लड़कियां, ये ज़्यादा दौड़ते, ज़्यादा मस्तियाँ वगैरह कर सकते हैं। हम इसको कहते हैं जवानी है दीवानी, ठीक है। ये इस थायरॉक्सिन की वजह से है। थायरॉक्सिन मेटाबोलाइज करता है, खुराक को ज़्यादा मकदार में होता है, खुराक से एनर्जी निकाल कर आपको दे देता है। उस एनर्जी को आप दीवानी समझ लेते हो, दीवानगी से मस्तियाँ वगैरह कर लेते हो, दौड़ते हो, खेल कूद कर लेते हो, तो एनर्जी खर्च हो जाती है। तो अंदर फैट्स बनने के लिए कुछ भी नहीं बच जाता है। अब थायरॉक्सिन का लेवल कम हो गया, थायरॉक्सिन का लेवल कम हो गया, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा नहीं होगा और आप खेल कूद भी छोड़ दो ऊपर से, तो वही फैट बनना पे उस एनर्जी को ये बॉडी रिजर्व हालत में रख लेता है कि ये मेरे साथ स्टोरेज है, कहीं ज़रूरत पड़े तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। तो वही स्टोरेज चर्बी की शक्ल में होता है, फैट की शक्ल में, इसलिए इंसान फैटी हो जाता है। तो ये वही हार्मोन है थायरॉक्सिन। 10th पे शायद पढ़ चुके हो आप, ठीक है। तो ये थायरॉक्सिन इस नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में सर्दियों के दौरान वजूद ज़्यादा रिलीज़ करता है। इसलिए रिलीज़ करता है ताकि ये इस मेटाबॉलिज्म को तेज़ करवाए। हम जान चुके हैं थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म को तेज़ करवाता है। तो मेटाबॉलिज्म थायरॉक्सिन की वजह से अगर तेज़ हो गया तो हीट अंदर पैदा होगा। अब इस हीट पैदा होने में कोई शिवरिंग नहीं हुई है, इसलिए इस थर्मोजेनेसिस, इस हीट पैदा करने के प्रोसेस को हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ गए हो? अच्छा, अब इसके बाद पढ़ लेते हैं कि इंसान के अंदर हीट लॉस किस तरह से होता है। तो बहुत आसान प्रोसेस है, हमको नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, आम मुशाहिदात से हमको पता है। नंबर 1 है स्वेट, पसीना निकलना। स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, पसीना निकालते हैं। अब पसीना क्या है? पसीना है वाटर। वजूद के अंदर जितना भी हीट है, हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। तो ये हीट उस मालिक्यूल को जब मिल जाती है, जो मालिक्यूल हमारे वजूद के अंदर है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वही हीट पैदा कर लेते हैं, वही हीटेड मालिक्यूल है। तो पसीना क्या करते हैं? स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं? उसी हाई एनर्जेटिक मालिक्यूल्स को, स्वेट ग्लैंड्स को कहता है कि इन्हीं मालिक्यूल्स को पकड़ो, ये जो शरारतें कर रहे हैं इसकी वजह से हीट ज़्यादा पैदा हो रहा है और बाहर भी गर्मी है, तो इसको अब निकालना पड़ेगा। तो वही शरारती मालिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, जो हीट पैदा कर रहे हैं, उनको स्वेट ग्लैंड्स पकड़ लेते हैं, वाटर में शामिल कर देते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। तो स्वेट के दौरान जो पानी निकलता है, एक तो एवापोरेशन हो जाता है, वो जो ठंडा पड़ जाता है। एक हाई एनर्जेटिक मालिक्यूल जो कि हीट पैदा करने का बायस था वजूद के अंदर, वो तमाम की तमाम मालिक्यूल्स वजूद से निकल जाते हैं। हम अपने स्किन से निकालते हैं, कुत्ता अपने ज़ुबान से निकालता है, ये करता है ना कुत्ता। तो ये अपना इस स्वेट को, इसी हाई एनर्जेटिक मालिक्यूल्स को मुंह के थ्रू निकलता है। तो मुख्तलिफ एनिमल्स में मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स इंस्टॉल है। हम यहाँ पर इंसान की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम मिसाल इंसान का ही लेंगे, ठीक है। तो स्वेट, इंसान से जो पसीना निकलता है, इसी पसीने में हाई एनर्जेटिक मालिक्यूल्स जो कि हीट निकलते हैं, वो निकल जाते हैं, एवापोरेशन भी हो जाता है, वो दूध ठंडा पड़ जाता है। इसके अलावा है दूसरा वेज़ोडाइलेशन। वेज़ोडाइलेशन कंडक्शन कन्वेक्शन में मदद करता है, रेडिएशन में भी मदद करता है। वेज़ोडाइलेशन, वेज़ो मतलब ब्लड वेसल्स, डायलेशन मतलब बड़ा होना, मतलब ब्लड वेसल्स का, खून के रगों का बड़ा होना, खून के रगों का बड़ा होना, वेज़ोडाइलेशन। गर्मियों के दौरान आप देख सकते हो कि आपके रगे यहाँ पर स्किन में दिख सकती है वाज़ेह। अब कोई बंदा बहुत ही मोटा होना, बबलू टाइप का हो, तो उसमें तो जाहिर बात है उसमें फैट ज़्यादा है तो नहीं दिखेंगे। बाकी नॉर्मल पर्सन्स में गर्मियों के दौरान वेज़ोडाइलेशन मतलब रगों का बढ़ जाना और स्किन, चमड़ी के नज़दीक आना, ये दिखेगा। अब गर्मियों के दौरान क्या होता है? वेज़ोडाइलेशन। वेज़ोडाइलेशन क्या है? खून के रगों का बढ़ जाना, इतना खून का रग है, इतना हो जाता है, बढ़ जाता है, ताकि ब्लड फ्लो इसमें ज़्यादा हो। और स्किन यहाँ पर है, पहले खून का रग यहाँ पर था, अब वेज़ोडाइलेशन के दौरान ये स्किन के नज़दीक आ जाएगा। तो वेजल, ब्लड वेजल डायलेट भी हो गया, बढ़ भी गया, स्किन के नज़दीक भी आ गया। अब यहाँ पर ब्लड फ्लो स्किन के नज़दीक बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसी ब्लड से अब हीट बाहर की तरफ आसानी से निकल सकता है, ज़्यादा मकदार में भी निकल सकता है, क्योंकि हीट, ब्लड जो है वो ज़्यादा मकदार में फ़्लो हो रहा है, तो जाहिर बात है इसमें हीट भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा फ्लो करता होगा। स्किन के नज़दीक है, बॉर्डर के नज़दीक है, तो चंद मिनटों में बॉर्डर को क्रॉस भी कर सकता है, तो हीट को वहाँ से लात मार कर ये ब्लड निकाल देता है, तो हीट निकल जाता है वहाँ से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेज़ोडाइलेशन। तो हीट लॉस इस तरह से होता है। हीट कंजर्व किस तरह से होता है? हीट कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, हीट को हम अपने वजूद के अंदर रखते कैसे हैं? ये है नंबर 1 वेज़ो कंस्ट्रक्शन, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन, वेज़ोडाइलेशन का उल्टा।
खून की रगें जो बड़ी हो चुकी थी वो छोटी हो जाएंगी ताकि ब्लड फ्लो कम हो जाए। अब इसमें ब्लड फ्लो कम हो जाए, ब्लड फ्लो कम हो गया तो हीट भी कम यहाँ पर बहेगा, और स्किन के नज़दीक था तो स्किन से दूर चला जाएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात की जाएगी, कमांडोज खड़े रहेंगे ताकि कोई बॉर्डर क्रॉस ना करे। सारे का सारा गेम हीट को ही होता है ताकि हीट बॉर्डर को क्रॉस करके निकल ना जाए, फरार ना हो जाए। अब इसकी ज़रूरत है। तो इसको कहते हैं वेजो कंस्ट्रक्शन, ब्लड वेसल का तंग होना, स्किन से दूर चला जाना। तो हीट भी अब कम इसमें बहेगी क्योंकि खून कम बह रहा है, सिर्फ यहाँ पर जो रगे है स्किन के नज़दीक है उसमें ये सब कुछ होता है। दूर भी चला गया है तो हीट कम भी बह रहा है, स्किन से दूर भी है तो हीट भाग नहीं सकता, नहीं निकल सकता, तो हीट कंजर्व हो जाता है, वो वजूद से निकल नहीं सकता। ये सर्दियों में होता है। ये है वेजो कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा हम जो हेयर एरेक्टनेस है, हेयर एरेक्टनेस, बाल जो कड़े हो जाते हैं, सख्त सर्दी में बाल कड़े हो जाते हैं। असल में ये जो बाल है, ये बाल है, फॉर एग्जांपल ये मान लो स्किन है, यहाँ पर बाल का जड़ है, तो ये बाल का जड़ जो है इसको हम कहते हैं हेयर फॉलिकल। क्या कहते हैं? हेयर फॉलिकल। इस हेयर फॉलिकल के पास यहाँ पर एक थिन सा मसल होता है, एक छोटा सा मसल होता है। ये मसल सर्दियों के दौरान, जोश के दौरान, मुख्तलिफ ओकेजन में इस बाल को कड़े करने में मदद करता है। जब ये बाल कड़ा हो जाए, इसके कड़े होने की वजह से स्किन से जब ज़्यादा बाल हो और सारे के सारे यहाँ पर कड़े हो जाए तो ये इस स्किन को एक इंसुलेशन लेयर देता है, स्किन को, चमड़े को इंसुलेट कर देता है। इंसुलेशन का मतलब ये है कि अब इससे हीट नहीं पार हो सकता, तो हीट अब यहाँ से आसानी से नहीं निकल सकता। पॉइंट नंबर 2, इस तरह से भी हीट को कंजर्व किया जाता है, निकलने नहीं दिया जाता। और इसी इंसुलेशन के लिए एक फैट लेयर भी होता है बीनीथ द स्किन, फैट लेयर बीनीथ द स्किन, बीनीथ द स्किन। स्किन के नीचे जो दूसरा लेयर है हाइपोडर्मस, स्किन के नीचे, इसी स्किन को अगर हम हटाएं ना, इंसान से स्किन को हटाएं तो इसके नीचे साइड जो है, स्किन का जो नीचा साइड है वो बिल्कुल वाइट दिखेगा। वाइट क्यों दिखेगा? क्योंकि स्किन के नीचे साइड पर एग्जैक्टली एक फैट लेयर है, सारे स्किन में है, चर्बी का एक लेयर है। अब चर्बी जो है ये एक अच्छा इंसुलेटर है, इंसुलेटर फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, जो हीट को जाने नहीं देता। तो सारे स्किन के नीचे एक फैट लेयर ये बिछाया गया है। ये फैट लेयर जो स्किन के नीचे सारे वजूद में बिछाया गया है, ये हीट को कहता है कि बाहर तुझे नहीं जाना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इंसुलेटर है तो हीट इसकी वजह से बाहर नहीं जा सकता। अगर ये फैट लेयर थोड़ा सा मोटा हो जाए फिर तो बिल्कुल नहीं जा सकता, जो कि सर्दियों में होता है। तो इस तरह से हीट कंजर्व हो जाता है, वजूद के अंदर हीट नहीं निकल सकता। ये हीट कंजर्वेशन के कुछ स्टेप्स जो इंसानी वजूद करता है ख़ुद के लिए। ये हीट लॉस की कुछ स्टेप्स है जो इंसानी वजूद करता है। जब हीट की ज़रूरत हो तो कंजर्व कर देता है, जब ज़रूरत नहीं हो तो निकाल लेता है। थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमन यहाँ तक। अब इसमें रूल है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस पढ़ लेते हैं अब। बॉडी कंट्रोल, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर, नाम इसका है हाइपोथैलेमस। ये वो हेड ऑफ स्टेट है, वो प्रेसिडेंट है, वो सदर है, वो वज़ीर आज़म है, जो कि इस कंट्रोल सेंटर को, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करता है। थैलेमस के नीचे जो फोर ब्रेन का हिस्सा है थैलेमस, उसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस। यही हाइपोथैलेमस टेम्परेचर के पॉइंट को सेट करता है। दिस सिट्स टेम्परेचर पॉइंट, जो कि हम जान चुके हैं 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड 36.4 से लेकर इंसान में है। तो ये टेम्परेचर पॉइंट सेट करता है हाइपोथैलेमस। ये कहता है कि टेम्परेचर कितना होगा तो ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब ये किस तरह से कंट्रोल करता है देखो। ये है हाइपोथैलेमस, मान लो ये है हमारा ब्लड। अब बाहर सर्दी हो गई और ब्लड सर्द होने लगा, तो अगर ब्लड में ठंडक आने लगे तो ये ब्लड तो हमारे सारे वजूद में घूम रहा है, हाइपोथैलेमस में भी आता है। तो जब ये ब्लड हाइपोथैलेमस से पार हो जाए तो हाइपोथैलेमस ऑब्जर्व कर लेता है कि हुआ क्या है, ये हो क्या रहा है, टेम्परेचर क्यों नीचे चला गया है। एकदम से ऑर्डर जारी कर लेता है कि टेम्परेचर को बढ़ाओ। ठीक है, मान लो गर्मी हो गई, गर्मियों के मौसम में यही ब्लड इस हाइपोथैलेमस से पार हो रहा है। अब इसको पता लग गया कि अब ब्लड तो गर्म हो चुका है, गर्मी कहाँ से आ गई है, फिर से ऑब्जर्व कर लेता है। तो अब फिर से ऑर्डर देता है वजूद को कि अब टेम्परेचर को घटाओ, गिराओ, डिक्रीज करो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका है, खतरा हो सकता है, लाहक हो सकता है, इंसान मर भी सकता है, मुख्तलिफ एंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह काम भी छोड़ सकते हैं। तो
तो ये सब कुछ ब्लड जब हाइपोथैलेमस से पास हो सकता है तो वो सेंस कर लेता है कि हो क्या रहा है ब्लड के अंदर, वजूद के अंदर गड़बड़ चल रहा है, ब्लड का टेम्परेचर कभी ऊंचे कभी नीचे अपनी मर्जी से घूम रहा है, ये इसकी मर्जी होगी, प्रेसिडेंट तो मैं हूँ, तो वो सेट कर लेता है उसको, ठीक है, ऑर्डर जारी कर लेता है। अब ये किस तरह से ये हाइपोथैलेमस करता है, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ गया मतलब गर्मी हो गई, यहाँ पर मैं गर्मी और सर्दी से दिखा दूंगा, ठीक है, समर एंड विंटर। विंटर में टेम्परेचर घटने की कोशिश करेगा, कम होने की कोशिश करेगा, समर में ये बढ़ने की कोशिश करेगा। अब मौसम गर्मा है, टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये हाइपोथैलेमस आर्डर्स जारी कर देगा जब ब्लड इससे पास हो जाए। क्या? नंबर 1 हीट लॉस थ्रो स्वेट, पढ़ चुके हम, पसीने को निकालो ताकि हीट लॉस हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 वेजो डायलेशन करो, क्या करो? वेजो डायलेशन करो, वेजो डायलेशन करो, ब्लड वेसल्स को डायलेट करो, स्किन के नज़दीक ले जाओ ताकि इससे भी हीट लॉस हो जाए। नंबर 3 लो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जितना लो कर सकते हो जिससे वजूद को कोई नुकसान भी ना पहुंचे, और मेटाबॉलिज्म भी जिस हद तक गुंजाइश है लो हो सकता है विदाउट एनी नुकसान, विदाउट एनी हार्म, तो वो कर दो। टायरॉक्सिन के लेवल को भी कम कर देता है। इन सारों ये जो सारे स्टेप्स है, इन सारे स्टेप्स से क्या होता है, समर में मौसम गर्मा में ये सारे स्टेप्स होते हैं, इनसे क्या होता है, हीट लॉस वजूद से होता है, हरारत को वजूद से निकाला जाता है, तो टेम्परेचर गिर जाता है, ऊपर से बाहर आग बरस रहा है लेकिन वजूद का जो टेम्परेचर है वो ऊपर नहीं जा पा रहा, ये कर लेता है। विंटर में क्या कर लेता है, विंटर में इसका उल्टा कर लेते हैं। विंटर में कहते हैं कि देयर विल बी नो स्वेट, पसीना नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर कम है, पसीना भी निकालो, खुद को ठंडा मेंढक बनाना है, नो स्वेट। नंबर 2 वेजो डायलेशन की जगह वेजो कंस्ट्रक्शन होगा, वेजो कंस्ट्रक्शन। ऑलरेडी बाहर ठंड पड़ रही है, वजूद में हीट की ज़रूरत है, इसलिए ब्लड वेसल्स को डायलेट अब मत करना, हीट निकल जाएगा, कंस्ट्रक्ट कर लेना, नीचे ले जाना, स्किन से दूर ले जाना, हीट ताकि भाग ना जाए, वेजो कंस्ट्रक्शन। नंबर 3 हाई मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। नंबर 4 थिक फैट इंसुलेटिंग लेयर अंडर स्किन, स्किन चमड़े के नीचे जो चर्बी का लेयर है उसको कह देता है कि तू खुद को जितना मोटा कर सकता है, जितनी गुंजाइश तेरे पास है उतना मोटा हो जा, हीट ताकि निकल ना सके, भाग ना जाए, दुखपल या दुप्रदेन की हीट वन तख्ती। और इसके अलावा हेयर एरेक्टनेस भी कर सकता है, हेयर एरेक्टनेस के साथ भी इंसुलेशन हो जाती है, तब भी हीट नहीं निकल सकता। तो सारे के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, हर दरवाजे पर नाका होता है, फौजी आर्मी वगैरह खड़े हो चुके हैं, अब हीट भाग नहीं सकता, तो इनके ज़रिए हीट अंदर वजूद में मेंटेन रहता है, तो विंटर के दौरान भी हीट वही का वही रहता है। तो ये हाइपोथैलेमस, ये सब कुछ, ये हाइपोथैलेमस प्रेसिडेंट जो है, चीफ जनरल जो भी कह दो, चीफ मार्शल जो भी है, चीफ है, ये सब करता है समर के और विंटर के दौरान वजूद के इस निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है अल्लाह ताला के हुक्म से। बात समझ में आ गई?